साथियों, घटना सार के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी लगभग पूरा कर लिया है। जो बचा हुआ है आज कंप्लीट कर लेंगे। सूचकांक, चूँकि हम एक ही वीडियो में जितने महत्वपूर्ण सूचकांक हैं सभी करवा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक कुछ बचे हुए हैं। वैसे जो आर्थिकी से रिलेटेड सूचकांक हैं उनको मैंने पिछले वीडियो में नोट्स बना के घटनासार से सारे आर्थिक घटनाक्रम कवर कर दिए हैं लेक्चर 15 में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो सूचकांक वाला पोर्शन आएगा उसको हम स्किप करेंगे। सम्मेलन वगैरह या जिन चीज़ों का डिस्कशन नहीं किया गया है उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे देख रहे हैं अभी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नेपाल 101वां सदस्य बना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका डिस्कशन नहीं किया गया है। तो सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नेपाल 101वां सदस्य बन गया है और पराग्वे 100वां देश है। बस केवल यही दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नेपाल 101वां मेंबर है, ठीक है, और पराग्वे 100वां मेंबर है। तो नेपाल अभी सितंबर में शामिल हुआ है, 101वां देश बन गया है आईएसए का, ठीक है, और पराग्वे जो है जून में बन गया था। यानी नेपाल सितंबर में बन गया, पराग्वे जून में। तो नेपाल 101वां हो गया, पराग्वे 100वां हो गया। अगर आईएसए की स्थापना की बात की जाए तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, फ्रांस में पेरिस में 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत और फ्रांस सह स्थापित इस संगठन का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। अगर वर्तमान में इसके देशों की बात की जाए तो इस समय जो है 119 देश जो है इस समझौते से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक 119 देशों ने मतलब आईएसए की सदस्यता ले ली है। इसमें से 101 जो है पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें स्पेन इस वर्ष 99वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 99वां मेंबर आईएसए का स्पेन है, ठीक, ये सुमेलित करने के लिए दे सकता है। 100वां मेंबर है पराग्वे और 101वां मेंबर है आईएसए का नेपाल, ठीक है। आईएसए की स्थापना 2015 में आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला घटनाक्रम जो है स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनियन जो है हनुमान जी की 90 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा है। इसका अनावरण 8 अगस्त 2024 को किया गया है टेक्सास के ह्यूस्टन के पास, ठीक है। अमेरिका का ये शहर है, टेक्सास के ह्यूस्टन के पास स्थित सुंगरलैंड शहर में। क्या नाम है? सुंगरलैंड। यहाँ पे इसका अनावरण किया गया है और इसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है, ये ध्यान रखिएगा। कांस्य प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और सुंगरलैंड में है, मतलब टेक्सास के ह्यूस्टन के पास सुंगरलैंड शहर में ये है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य ऊंची प्रतिमाएं अमेरिका में हैं, सबसे ऊंची न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, 151 फीट है, और फ्लोरिडा के पेगासस में ड्रैगन प्रतिमा है, 110 फीट है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पेगासस और ड्रैगन प्रतिमा के बाद जो है हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। यह परियोजना पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान चिन्नाजीयर स्वामी जी की दृष्टि थी। किसकी दृष्टि थी? चिन्नाजीयर स्वामी जी की।
जिसका उद्देश्य मतलब जिनका उद्देश्य उत्तरी अमेरिका के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बनाना था। हनुमान जी की यह प्रतिमा टेक्सास के सुंदरलैंड शहर में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में लगाई गई है। ठीक है, कहाँ लगाई गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में। आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे पहली हाई स्पीड कार्बन 5 ट्रेन चलाई गई है सेट्रो नाम से। क्या नाम इसका है? सेट्रो। तो इस तरीके का काम ज़्यादातर चाइना ही करता है, तो चाइना ने ही किया है। चाइना ने सेट्रो नाम से विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चलाई है। ठीक है, चीन के किंगदाओ शहर में सेट्रोआ 1.0 का अनावरण किया गया है। इसकी अधिकतम गति की बात की जाए तो 87 मील या 140 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रेन निर्माता कंपनी CRRC किंगदाओ सिफांग है। ठीक है, हालांकि इतना डीप जाके पूछेगा नहीं, बस इतना जानिए कि चीन के किंगदाओ शहर में ये चलाई गई है, किंगदाओ शहर में। ठीक, सेट्रो 1.0 इसको नाम दिया गया है। ठीक है, कार्बन फाइबर ये ट्रेन है। ये इम्पॉर्टेंट है कि PM मोदी रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे 8-9 जुलाई 2024 को। ठीक है, जिसके पश्चात 9 जुलाई को मतलब रूस में ये 8-9 जुलाई को थे और उसके बाद 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी। आगे क्या हुआ? रूस की उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच 2000 से शुरू हुए वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के शासन प्रमुख प्रतिवर्ष एक दूसरे के यहाँ शिखर बैठक बारी बारी करते हैं। यानी पिछली शिखर बैठक जो हुई थी वो भारत में हुई थी, तो अब की 2024 वाली शिखर बैठक रूस में हुई। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मोदी की यह पहली ही द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बहुपक्षीय यात्रा, इससे पहले बहुपक्षीय यात्रा मोदी जी कर चुके थे G7 के सम्मेलन में। ठीक है, जो इटली में हुआ था। तो अगर पेपर में पूछ लेगा कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहाँ की यात्रा की, तो सबसे पहले इटली की यात्रा की। लेकिन सबसे पहले द्विपक्षीय यात्रा कौन सी थी? तो वो रूस की यात्रा थी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इससे पूर्व G7 सम्मेलन में भागीदारी के लिए जून 24 में इटली की यात्रा उन्होंने की थी, जो बताया अभी हमने। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है बस इतना जान लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं केवल हमें उतना ही पढ़ना है। देखिए, G7 में कौन कौन देश हैं यह हमने लिख लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अभी ये आएगा ही, अभी इसका डिस्कशन किया ही जाएगा। ठीक है, देखिए, यूक्रेन के युद्ध के दौरान अमेरिका व पश्चिमी देशों की आपत्तियों को दरकिनार कर भारत ने भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद के रूप में मतलब रूस से की है। इससे भारत को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर तेल जहां उपलब्ध हुआ, वहीं युद्ध लड़ रहे रूस को विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, इससे दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि इन वर्षों में दर्ज हुई है। 2021 में 21वीं शिखर वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार को 2025 तक $25 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारत और रूस 2025 तक जो है $25 अरब जो है द्विपक्षीय व्यापार करेंगे, जो अब $65 तक पहुंच गया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल $65 पहुंचा है, 2025 तक $25 अरब करेंगे। ठीक है, जो अब $65 अरब पहुंच गया, यानी कि $25 अरब और बढ़ा लेंगे तो ये $65 अरब हो जाएगा तथा 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब करने का लक्ष्य है। ठीक है, 25 तक भारत रूस का द्विपक्षीय व्यापार $65 अरब हो जाएगा, 65 अरब। ठीक है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक $100 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रूस के 2 शहरों कजान और याकातोरिनबर्ग में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा भी PM ने की है। मॉस्को प्रवास के दौरान श्री मोदी को भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए
रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से इनको सम्मानित किया गया पीएम मोदी को, जिसकी घोषणा रूस ने पहले ही 2019 में ही कर रखी थी। 2019 में ही इसकी घोषणा हुई थी और इनको जो है 2024 में रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, प्रधानमंत्री ने यह सम्मान देशवासियों को ही समर्पित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी रूस के 300 वर्ष पुराने इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। रूस की यात्रा पहली द्विपक्षीय यात्रा थी तीसरे कार्यकाल के बाद। शिखर वार्ता में गए थे जो बारी बारी से भारत और रसिया आयोजित करते हैं। ठीक है, भारत और रसिया बारी बारी से आयोजित करते हैं और 65 अरब डॉलर तक जो है व्यापार हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक 25 अरब डॉलर और व्यापार बढ़ा लेंगे तो 65 अरब डॉलर हो जाएगा और 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया की यात्रा देख लेते हैं। 9 जुलाई को श्री मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुँचे और भारत व ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे, जिसके 75 वर्ष पूर्ण होने में ऑस्ट्रिया की ये पीएम मोदी की यात्रा थी। 41 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह यात्रा थी। 41 वर्ष पूर्व 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। वह इससे पूर्व 1971 में भी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। ठीक है, तो 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। 1983 में इंदिरा गांधी जी गई थी और 1971 में भी वो गई थी। 1955 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। तो यानी कि तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं या तीसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का अगर नाम पूछ लेगा तो कार्ल नेहमर उनका नाम है और अगर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा तो अलेक्जेंडर वैन डेर बैलन उनका नाम है। ठीक, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन हुआ है। देखिए, कुछ ये जो शिखर सम्मेलन है एससीओ शिखर सम्मेलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन घटना चक्र ने पता नहीं क्यों इसको दिया ही नहीं है। घटना चक्र दृष्टि ने इसको दिया ही नहीं, यानी कुछ मामलों में आप कह सकते हैं घटनासार ज़्यादा अच्छी मैगजीन इस बार सिद्ध हुई है। तो देखिए, एससीओ का अगर शिखर सम्मेलन पूछेगा तो शिखर सम्मेलन हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में, और अगर परिषदीय बैठक राष्ट्राध्यक्षों की परिषदीय बैठक पूछेगा तो वो अभी अक्टूबर 2024 में कहाँ हुई है? इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में। और दोनों ही बैठकों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे दोनों ही बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो ये ध्यान रखना है। परिषदीय बैठक पूछेगा, परिषदीय बैठक तो वो इस्लामाबाद में हुई है और वो 23वीं बैठक थी, 23वीं परिषदीय बैठक थी। लेकिन शिखर सम्मेलन कहेगा तो वो 24वां है और वो हुआ है अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वां शिखर सम्मेलन 3-4 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव, इनका नाम याद कर लीजिएगा, कासिम जोमार्ट टोकायेव की मेज़बानी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में समूह के सदस्य राष्ट्रों उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट, किर्गिस्तान के सादिर जपारोव, ताजिकिस्तान के इमोमाली रहमान व पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इसमें शामिल हुए। ठीक है, और तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति ईरान के मोहम्मद मोखबेर भी इसमें थे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी इसमें हिस्सा लिया। घरेलू व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री मोदी इस शिखर बैठक में शामिल नहीं हो सके, उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। पर्यवेक्षक का दर्जा
मंगोलिया को एससीओ का प्राप्त है। मंगोलिया के राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति मेहमान के रूप में तथा संगठन के वार्ताकार प्रतिनिधि के रूप में आए थे। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में सभी राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का स्वागत करते हुए एससीओ को एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने का आह्वान मेजबान राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने किया है। बेलारूस को आधिकारिक तौर पर संगठन की सदस्यता उद्घाटन समारोह में दिलाई गई, यानी कि अब बेलारूस भी एससीओ का सदस्य हो गया है। एससीओ का सदस्य अब क्या हो गया है? बेलारूस भी हो गया। बेलारूस 10वां सदस्य है, यानी एससीओ में अभी तक कुल 9 सदस्य थे। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9 सदस्य अभी तक थे, अब 10वां सदस्य हो गया है। 9 सदस्य कौन कौन थे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। इसका मुख्य विषय था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग टूवर्ड्स स्ट्राइविंग टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस शिखर सम्मेलन की थीम थी। ठीक, और इस सम्मेलन डिजिटल कनेक्टिविटी व क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के उद्देश्यों में ये शामिल था। ठीक है, सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के बाद अस्ताना घोषणा पत्र के अतिरिक्त ऊर्जा, वित्त, व्यापार, सुरक्षा, सूचना सुरक्षा आदि 25 रणनीतिक समझौतों को इसमें मंजूरी दी गई। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषदीय बैठक जो हुई थी, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि परिषदीय बैठक हुई थी 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में। और एससीओ की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे 2017 में। ठीक है, एससीओ के सदस्य 2017 में, और अभी 2024 में सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य है। ठीक है, चौथा सदस्य है, 10वां सदस्य है। चलिए, क्षेत्रीय विकास के लिए 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाएंगे सभी देश। एससीओ में मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, मिस्र, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की को वार्ता भागीदार बनाया गया है। देखिए, एससीओ में मेंबर कंट्रीज जो हैं उसमें अगर मध्य एशिया से पूछेगा तभी हम लोग कंफ्यूज होंगे एससीओ में। ठीक है, मध्य एशिया वाले देशों को, बाकी चीन, पाकिस्तान, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो मध्य एशिया में एससीओ का मेंबर कौन नहीं है ये जान लीजिए, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बाकी सभी तान वाले देश जो है मेंबर हैं एससीओ के। तो ये याद रखिएगा। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का आगामी शिखर सम्मेलन 2025 में चीन में प्रस्तावित है। ठीक है, कहाँ प्रस्तावित है? अगला चीन में। तो ये एससीओ की बैठक हो गई। अब अगला देख लेते हैं। 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक नाव बनाया है अब्रा नाम की। किसने? दुबई सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने, यानी यूएई में ने बनाया है 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। ठीक है, लकड़ी से बनी ये पारंपरिक नाव है। 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग, ये लकड़ी की नाव है, लकड़ी की नाव है, लकड़ी की नाव। इसको अब्रा नाम दिया गया है, अब्रा नाम दिया गया है। ठीक है, दुबई सड़क परिवहन निगम ने बनाया है। लंबाई 36 फीट है, 11 मीटर और 3.1 मीटर लंबाई चौड़ाई का अनुपात। बस इतना इसमें याद रखिए, बस, और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। फसानो शहर के बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित हुआ इटली के। ठीक है, कौन सा ये शिखर सम्मेलन था G7 का? 50वां। ठीक है, इटली की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के अलावा
यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। वे बैठकें जिनमें G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। वे बैठकें जिनमें G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। इस सत्र में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो भारत G7 का मेंबर तो है नहीं, यानी कि भारत ने भी आउटरीच बैठक में हिस्सा लिया। 12 देशों ने आउटरीच बैठक में हिस्सा लिया जिनको आमंत्रित किया गया था। भारत के अलावा अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जॉर्डन, केन्या, मारिटानिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, UAE आदि इसमें शामिल थे। और G7 समिट के प्रमुख बिंदु क्या थे? G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये मतलब एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल बनाने का निर्णय लिया इन लोगों ने। इस पहल की शुरुआत G7 के सहयोगियों द्वारा 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। उद्देश्य था विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा संबंधी कमियों को दूर करना। तो G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों के आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करेगा। किसके लिए? मध्यम आय वाले देशों को आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए 2027 तक 600 बिलियन डॉलर की राशि आवंटित करेगा। ठीक है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा बनाएंगे G7 के देश। G7 राष्ट्रों ने IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। IMEC का लक्ष्य है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले सड़क, समुद्री मार्ग सहित एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना। सितंबर 23 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये हिस्सा है। तो ये सब इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इस कॉरिडोर में विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी इसमें शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली और फ्रांस, जर्मनी इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है। IMEC के हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली और फ्रांस। इसमें ये लोग जो है लोबिटो कॉरिडोर बनाएंगे। ठीक है। लोबिटो कॉरिडोर, लुजोन कॉरिडोर, लुजोन फिलीपींस में है। मिडिल कॉरिडोर बनाएंगे जो ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग को जोड़ेगा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का भी ये लोग निर्माण करेंगे। अगर हम G7 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें देखिए USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। ठीक है। G7 में 7 देश हैं मेंबर कंट्री। तो इनको याद करने का ये आसान तरीका है कि अगर हम मैपिंग पे गौर करें, एटलस पे गौर करें, तो एशिया से केवल एक देश है, वो जापान है G7 का मेंबर। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका से दोनों बड़े देश हैं, यानी USA और कनाडा हैं। बाकी सब यूरोप से हैं, UK, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये सभी यूरोप के बड़े देश हैं। तो यूरोप के 4 बड़े देश इसमें शामिल हैं। ठीक। 2 जो बड़े देश हैं उत्तरी अमेरिका के, USA और कनाडा, वो भी शामिल हैं। ठीक है। USA और कनाडा हैं। और एक देश इसमें एशिया से है, वो जापान है। ठीक है। तो इस तरीके से कुल 7 मेंबर कंट्री इसमें हैं। 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 जापान हो गया, 7 मेंबर कंट्री इसमें हैं। तो इस तरीके से आसानी से इसको याद कर सकते हैं आप लोग। G7 के सदस्य देशों द्वारा 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। परमाणु हथियारों की सिपरी रिपोर्ट आई है, इसको हम डिटेल में करवा चुके हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, डिटेल में इसको करवाया जा चुका है। ठीक है। सूचकांक वाले में, तो यहाँ इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। SDG रैंकिंग में फिनलैंड शीर्ष पर है, इतना जान लीजिए, SDG में फिनलैंड शीर्ष पर है।
फिनलैंड ही सबसे प्रसन्न भी है, प्रसन्नता में भी है। तो ये सब यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। जिन घटनाओं को हमने अभी टच नहीं किया है, केवल उन्हीं को टच करने की कोशिश करेंगे। शांति सूचकांक हो गया है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गया है, और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट भी हो गई है। ठीक है, HDI डिटेल में डिस्कशन इसका हुआ है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल UAE में बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल UAE में अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा अप्रैल 24 में की गई है। तो बस इतना याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल UAE में बन रहा है। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है बस। और ये जो है हवाई अड्डा टर्मिनल जो है 260 मिलियन यात्रियों के आवागमन की यहाँ सुविधा होगी। TCS ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है। तो यहाँ यही लाइन ही इसका करंट है। TCS ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है। फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख IT सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर के स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा इसको, TCS ने। और इस अत्याधुनिक सुविधा से TCS विश्व के पेस नेटवर्क में 7वीं वृद्धि बन सकता है। एम्स्टर्डम, लंदन, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो और टोक्यो जैसे शहरों में नवाचार केंद्रों की श्रेणी में ये शामिल हो जाएगा। तो TCS ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की, बस इतना याद रख लीजिए इसमें। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की गई है 12 जून 2024 को। इम्पैक्ट रैंकिंग दुनिया की एकमात्र रैंकिंग प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों के योगदान को मापती है। तो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों की दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थानों के आधार पर तय की जाने वाली इस रैंकिंग में प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत इसमें पहले स्थान पे है, बहुत बड़ी बात है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी की है, जबकि 2019 में केवल 13 थी, और अब की बार 105 संस्थानों ने इसमें भागीदारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग है ये एकमात्र रैंकिंग है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों के योगदान को मापती है। और SDG के तीसरे लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली के क्षेत्र में योगदान के आधार पर दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर स्थित जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, SDG के तीसरे लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली के क्षेत्र में जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी इसमें पहले स्थान पर है। ठीक, और इतना ज़्यादा डिटेल में और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता सूचकांक हम करवा चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ करने की। लैंगिक समानता डिटेल में करवाया जा चुका है। बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन किया है किन देशों ने मिलकर? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और EU ने मिलकर। ठीक है, भारत, USA, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको किया गया है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया, जापान और EU यानी यूरोपीय संघ है। बस इतना याद रखिए। उद्देश्य क्या है? दवा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना
और विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र तैयार करना, साथ ही बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट अंक यूनोडाक ने जारी की है। इसमें इसने बताया है कि गैंडे और देवदार को वैश्विक स्तर पर अवैध शिकार या अवैध व्यापार से सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, पशु में गैंडा और वृक्ष में या वनस्पति में देवदार को। ठीक, 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद पेंगुलिन के शल्क का बाजार 28%, हाथी के दांत 15%। ये इतना सब नहीं पूछेगा किस जानवर और किस वनस्पति को सबसे ज़्यादा खतरा है, तो गैंडे और देवदार को सबसे ज़्यादा खतरा है। बस इतना, और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची जारी की गई है। फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया यानी एशिया के वो व्यक्ति जो 30 साल से कम उम्र के हैं, उन्होंने जो है बिजनेस में अपना नाम किया है। तो इसमें स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित बंसल 29 साल, राघव अरोड़ा 28 साल, द डिस्पोजल के संस्थापक श्री भाग्यश्री जैन 29 शामिल हैं। कौन कौन? अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन। स्टैटिक इंडिया के संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा हैं और डिस्पोजल के संस्थापक भाग्यश्री जैन हैं। बस ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, इतना याद रख लीजिएगा बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा। कला में जय शाह शामिल हैं। ठीक है, कला में जय शाह शामिल हैं, ये भी देख लीजिएगा। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है। वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 50 शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है। ये नीचे लिस्ट दी गई है, लिस्ट यही याद कर लीजिए बस। न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे धनी शहर है। उसके बाद बे एरिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। फिर तीसरे स्थान पे जापान का टोक्यो है, चौथे पे सिंगापुर है, 5वें पे लंदन है, यूके। ठीक है, तो शुरू के 5 याद कर लीजिए बस। 5 सबसे अमीर शहर, न्यूयॉर्क, बे एरिया दोनों अमेरिका के हैं, फिर टोक्यो जापान का है, फिर सिंगापुर है और फिर लंदन है। ठीक है, 50 सबसे अमीर शहर। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। 31वां सदस्य इसका फिनलैंड बना था। 2023 में फिनलैंड 31वां सदस्य बना था और 2024 में 32वां सदस्य जो है स्वीडन बन गया है। बस विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू व्हेल फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसको नाम दिया गया है तामजा ब्लू होल। क्या नाम है? तामजा ब्लू होल। और ये कहाँ है? तामजा ब्लू होल मैक्सिको के यूकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। तामजा ब्लू होल मैक्सिको के यूकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ये सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स कराया जा चुका है। फिनलैंड सबसे प्रसन्न है। प्रसन्नता में हम 126वें स्थान पे हैं। ये करवाया जा चुका है, तो यहाँ इसका डिस्कशन नहीं किया जाएगा। यात्रा पर्यटन सूचकांक भी करवाया जा चुका है। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी देने वाला संगठन यूरोपीय संघ। बस डेंगू के नए टीके की खोज की गई है। टाक 003 को WHO द्वारा मंजूरी दी गई है, डेंगू के नए टीके को। ठीक है, उसका नाम है टाक 003 और कुछ यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। किस देश के द्वारा? यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। बस यूएई की सरकार ने 23-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। क्या? ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हालांकि संभावना कम है, लेकिन पूछ लेगा तो जान लीजिए। और 10 ब्लू वीज़ा की पात्रता उन लोगों को प्रदान करेगी यूएई सरकार
जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्रों में जैसे समुद्री जीवन संरक्षण, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, वायु गुणवत्ता सुधार, स्थिरता प्रौद्योगिकियों आदि में काम किया है। तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, यूएई द्वारा शुरू किया गया है। 23-24 को यूएई ने ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। बस महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून, ठीक है, महिलाओं को के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए ईयू ने अपना पहला कानून पारित कर दिया है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीर स्थिति के आधार पर 1 से 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है। बस इतना याद रखिए। प्रवासन रिपोर्ट करवाई जा चुकी है तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। प्रेषण प्राप्तकर्ता 111.22 अरब डॉलर के साथ भारत है, ठीक है, तो ये करवाया जा चुका है। नाइजीरिया ने मोनिजाइटिस का टीका बनाने वाला पहला देश दुनिया का बन गया, ये भी करवाया जा चुका है। आज ही MEN 5CB इसको नाम दिया गया है, आज सुबह इसको करवाया जा चुका है, ठीक। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा चार्टर अधिकार का शुभारंभ किया गया है, ये भी करवाया जा चुका है। विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वीं रैंक मिली है, ठीक है। कौन सी रैंक? 10वीं। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और इंदिरा गांधी भारत का जो है ये 10वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे। अटलांटा अमेरिका का है, फिर दुबई यूएई का है, फिर डलास फोर्ट वर्थ अमेरिका का है, फिर लंदन हिथ्रो यूके का, फिर टोक्यो का हानेडो जापान है, ठीक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है, ठीक है, तो याद कर लीजिए बस। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जा चुका है, बताया जा चुका है। भारत की 159वीं रैंक है, नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। सूचकांक वाला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही हमने उसको करवाया है। सिपरी रिपोर्ट भी करवाई जा चुकी है, सब तो करवा चुके हैं। यूएई और कतर की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी 13 से 15 फरवरी 2024 तक रहे। संयुक्त राज्य अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी में हिस्सा लिया, ठीक है। उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया उन्होंने। तो और इस समझौते में भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकारने को लेकर एक समझौता हुआ। घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड रुपे और यूएई की जयवान को जोड़ने के लिए समझौता हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 से पहले ही 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए पार हो जाने की संभावना है। भारत का यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये फैक्ट जान लीजिए। जनवरी 2024 में भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने यूएई की ADNOC के साथ 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति के लिए 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूएई यात्रा के अंतिम दिन मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचासन वासी की अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। कतर की यात्रा पे भी पीएम मोदी गए। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ उन्होंने बातचीत की, वहाँ के जो अमीर हैं कतर के। 8 जो कर्मी, भारतीय नौसेना कर्मी, जो 8 कर्मी जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उनकी रिहाई के कुछ दिन बाद ही भारत की ये यात्रा है, ठीक है। वर्तमान में भारत की 15,000 कंपनियां कतर में काम कर रही हैं। कतर की कुल आबादी का 27% भारतीय समुदाय है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG आपूर्तिकर्ता देश है। साथ ही भारत से अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जी, मसाला, मशीनरी, कपड़े आदि खरीदता है। भारत पूरी दुनिया से तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG का जितना भी आयात करता है
उसकी 48% आपूर्ति अकेले कतर से होती है, जो बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है। विश्व सरकार सम्मेलन में भी इस दौरान जो है पीएम मोदी ने हिस्सा लिया, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करवाया जा चुका है। और क्या बचा है? टाम काम रिपोर्ट इंडेक्स, कोई मतलब इसका टाम काम वाम का नहीं है। जो जो जरूरी घटनाएं हैं केवल उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हाल ही में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 19-20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां नैम शिखर सम्मेलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट का सम्मेलन हुआ है, जिसका मुख्य विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना इसका मुख्य विषय था। युगांडा ने 2024 से 27 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की है। यानी कि युगांडा में 2024 से 27 तक नैम का शिखर सम्मेलन हर साल होगा, 24 से 27 तक। ठीक है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं। योवेरी मुसेवेनी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें किया है। ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का एक गठबंधन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद नैम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नैम के पास कोई भी अस्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम संधि भी नहीं है। नैम में इस समय 120 देश हैं, हालांकि घटना चक्र दृष्टि में दिया है 121 सदस्य हैं। ठीक है। इसमें 120 बताया गया है, घटना चक्र दृष्टि में 121 दिया गया है। नैम की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी नैम की स्थापना? 1961 में। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारे फिनिश होते हैं। आप लोग इसको पढ़िए, तब तक हम अगला लेक्चर लेकर जल्दी ही बजट वाला आएंगे, तब तक आप लोग इसको तैयार करिए। थैंक यू।